हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th SST NCERT इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, एक ज्योग्राफी के लिए और एक लोकतांत्रिक राजनीति हमारी जो सिविक्स है उसके लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख लें। तो चलिए, इस वीडियो में हम एक ही लेक्चर में पूरी इकोनॉमिक्स को रिवाइज करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं और अभी जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है मार्च 2024 में, उसमें उम्मीद है कि पूरा पेपर यहीं से आएगा। इसमें जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं उन पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। पहला टॉपिक है विकास। विकास का अर्थ है उन्नति की ओर अग्रसर होना। अगर हम इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में विकास की बात करें तो हमारा विकास से संबंध है आर्थिक विकास से। आर्थिक विकास का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में वृद्धि होना। किसी देश की जब जीडीपी बढ़ती है, उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, तो हम मानते हैं कि आर्थिक विकास हुआ है। लोगों का जो लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो पहले से उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उनकी इनकम जो है वो बढ़ती है, तो हम मानते हैं कि विकास हुआ है। अब उसके बाद बात आती है कि आर्थिक विकास का माप कैसे किया जाए। तो आर्थिक विकास को मापने का तरीका क्या है? कुल राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय से हम माप करते हैं किसी देश के आर्थिक विकास का, या किसी राज्य के, या किसी भी व्यक्ति या परिवार के आर्थिक स्तर का। प्रति व्यक्ति आय कई बार 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी बोलते हैं। और प्रति व्यक्ति आय को निकालने का जो तरीका है वो क्या है? देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय जितनी ज़्यादा होती है, विकास का स्तर उतना ही बढ़िया होता है, आगे होता है। जो विकसित देश हैं वहाँ उन देशों की जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय होती है वो विकासशील और अल्प विकसित देशों से बहुत आगे होती है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से उत्पादित अंतिम वस्तुएं व सेवाएं, और इसमें प्लस जोड़ देना है विदेशों से प्राप्त आय। यानी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रकों से जितनी कुल वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन होता है उनका जोड़, और विदेशों से जो आय प्राप्त होती है उसको जोड़ने से किसी भी देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात होती है। अब अगला टॉपिक आता है धारणीय विकास। धारणीय विकास क्या है? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास का वो स्तर जो भविष्य में जारी रहे, साथ ही वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण किया जाए। इस तरह का जो विकास होता है उसको हम धारणीय विकास बोलते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर से कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो विकास को मापने का जो ये 2 संस्थाएं हैं, दोनों का जो मापदंड है वो अलग अलग है, अलग अलग क्राइटेरिया इनके द्वारा यूज किया जाता है। विश्व बैंक का मापदंड है प्रति व्यक्ति आय, वहीं पर यूएनडीपी का मापदंड है प्रति व्यक्ति आय, साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य। यानी जब यूएनडीपी किसी भी देश के विकास को मापता है तो वो प्रति व्यक्ति आय के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखता है। तो इस हिसाब से यूएनडीपी का जो मापदंड है विकास को मापने का वो ज़्यादा बढ़िया है, बेहतर है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आता है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इनके प्रयोग की क्या सीमाएं हैं? सिंपल सी बात है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, व्यक्तियों, राज्यों या देशों के आर्थिक स्तर की तुलना करने के लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं। औसत से हमें पता चलता है कि कोई देश विकसित कैटेगरी में है, विकासशील श्रेणी में है या अल्प विकसित है। तो ये इसके बाद इसके प्रयोग की सीमाएं क्या हैं? सीमाएं हैं कि ये जो धन का वितरण होता है, संपत्ति का जो वितरण है देश में, वो किस प्रकार से हुआ है, वो समान है या असमान है, इस बात को अनदेखा कर देता है। जैसे एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, 2 देश हैं ए और बी। अब इनकी कुल आय, ये कुल राष्ट्रीय आय 1000 मानी है, ये मिलियन डॉलर जो भी मान लीजिए आप। अब इसमें ए देश में वितरण कैसा है? मान लीजिए कुल 5 ही व्यक्ति रह रहे हैं देश में, तो इसमें पहले व्यक्ति के पास 100, दूसरे के पास 50, इसके पास 50, इसके पास 100, उसके पास
700, लेकिन औसत कितना है 200। बी कंट्री की बात करें तो वहाँ पहले व्यक्ति के पास 200, दूसरे के पास 220, तीसरे के पास 180, चौथे के पास 210 और पांचों के पास 190। यहाँ भी औसत कितना है 200। यानी हम अगर इस वितरण को छोड़ दें, इस चीज़ को छोड़ दें, तो हमें जो औसत दिखाई देता है वो बराबर है। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से ए और बी दोनों कंट्री बराबर हैं। लेकिन आपको अगर रहने को कहा जाए तो आप इस देश में बिल्कुल रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आय के वितरण में बहुत भारी असमानता है। इस व्यक्ति के पास 14 गुना संपत्ति है। यहाँ पर मोटा मोटा आमतौर पर लगभग संपत्ति का समान वितरण है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, और इसको जब हम औसत का प्रयोग करते हैं, औसत आय का प्रयोग करते हैं, तो अनदेखा कर दिया जाता है। और इसी मामले में फिर जो यूएनडीपी का मापदंड है वो बेहतर है, वो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखता है। इसके बाद अगला टॉपिक है, भारत के लोग ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, अब से 50 वर्ष बाद क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो सिंपल सी बात है, भारत के लोग जो हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली, इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये क्या है, सीमित मात्रा में संसाधन है, पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, और अगर इन स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए विकास किया जाए तो भविष्य में धारणीय विकास पर संकट आ सकता है। अब भविष्य की संभावनाओं की अगर हम बात करें तो वो हम मानते हैं कि गैर परंपरागत स्रोत जो हैं, जो नवीकरणीय स्रोत हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, हम मानते हैं कि 50 वर्षों के बाद हमारे देश के लोग इन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग कर रहे होंगे, क्योंकि इनके प्रयोग से अगर हम विकास करते हैं तो धारणीय विकास होता है। ये असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और पर्यावरण को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो इस तरह से आपको अपना उत्तर इन पॉइंट्स की हेल्प से डेवलप करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम्स में। नवीकरणीय व गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में अंतर लिखो, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो नवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन होते हैं वो गैर परंपरागत होते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये इनको उदाहरण है। ये पर्यावरण मित्र हैं, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये असीमित उपलब्धता है इनकी, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं ये। स्थापना लागत इनकी ज़्यादा होती है। अगर हम एक बार सोलर एनर्जी या पवन ऊर्जा का फार्म अगर लगाना चाहें, अपने घर पे अगर हम सोलर प्लेट्स लगाना चाहें, तो इनकी स्थापना लागत ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में इनकी जो रनिंग कॉस्ट है, चलाने की लागत बहुत ही कम होती है। वहीं पर अगर हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो इनको हम परंपरागत संसाधनों के नाम से जानते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, ये इनके उदाहरण हैं। ये पर्यावरण को बहुत दूषित करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं। ये पर्यावरण में सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं, और इस तरह इनका उपयोग करते हुए अगर हम विकास करेंगे तो वो विकास हमारा धारणीय विकास नहीं होगा। इनकी स्थापना लागत कम होती है और बाद में इनकी रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत अधिक आती है। तो इस तरह से आपको अपना उत्तर इन पॉइंट्स की हेल्प से डेवलप करना है। ये भी पहले चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक व्यक्ति का विकास हो सकता है कि दूसरे के लिए विकास ना हो, या कई बार वो दूसरे का विनाश का कारण हो सकता है, यानी लक्ष्यों में टकराव होता है। तो इस तरह की या कोई भी और वर्डिंग यूज करके और तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या बताना है कि हाँ, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि किसान, एग्जाम्पल लेके आप अपने उत्तर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि किसान है, वो चाहेगा कि उसे फसल की ऊंची कीमतें मिलें, लेकिन भूमिहीन श्रमिक वो चाहेगा कि ज़्यादा मजदूरी दरें हों और कम कीमत पर अनाज मिले। किसान चाह रहा है कि अनाज ज़्यादा महंगा बिके ताकि उसकी आमदनी बढ़े, लेकिन भूमिहीन श्रमिक को अनाज खरीद करके खाना है, तो वो चाहता है कि अनाज उसे कम कीमतों पर उपलब्ध हो। आगे जैसे बांध का एग्जाम्पल लेके हम समझा रहे हैं। बांध अगर बनाया जाता है तो किसान क्या चाहता है बांध से, कि वहाँ पर बिजली उत्पादन हो, या फिर बिजली उत्पादन चाहता है उद्योगपति। किसान चाहेगा कि वहाँ पर क्या हो, नहरें बनाई जाएं और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि उनके यहाँ खेतों में पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाए और उत्पादन ज़्यादा हो। बांध से उद्योगपति चाहता है कि बिजली उत्पादन हो और उद्योगों को विद्युत की नियमित आपूर्ति जो है वो मिलती रहे। आदिवासियों को क्योंकि बांध की वजह से विस्थापित होना पड़ता है, तो वो चाहते ही नहीं कि बांध बने। तो इस तरह से और भी कोई एग्जाम्पल लेके आप बता सकते हो कि लोगों के विकास के लक्ष्य आप देख रहे हो कि भिन्न भिन्न भी हैं या फिर इनमें टकराव भी है। जैसे कि एक आदिवासी कभी नहीं चाहता कि बांध बने या इस तरह की, इसी वजह से आजकल जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका विरोध हो रहा है। लेकिन उद्योगपति या किसान ये चाह रहे हैं कि इस तरह से बांध बने और उनके खेतों तक सिंचाई के लिए चाहे पानी उपलब्ध हो। उद्योगपति चाहता है कि उसके लिए विद्युत उत्पादन हो। तो इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको ये अपना उत्तर डेवलप करना है। यहाँ से बच्चों हमारा शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों में उसको बांटा गया है, 3 सेक्टर्स हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उसको निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादित वस्तुएं जो होती हैं उनको औद्योगिक गतिविधियों के द्वारा उनमें मूल्य वृद्धि की जाती है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि गेहूं से आटा बनाना या गेहूं से आटा बना करके बिस्किट बनाना, कपास से धागा बनाना और धागे से फिर आगे कपड़े बनाना, ये सब क्या है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं। फिर है तृतीय क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता जबकि सेवाओं का उत्पादन होता है। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को उत्पादन में मदद करता है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, ये जो चीज़ें हैं वो इस सेक्टर में आती हैं। कई बार देखिए यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि तृतीय क्षेत्र बाकी दोनों क्षेत्रों से भिन्न कैसे है। तो सिंपल सी बात है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन होता है, तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन होता है। कई बार जैसे अगला टॉपिक यही है, तीनों क्षेत्रों की अंतर्निर्भरता। तीनों सेक्टर जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इन पॉइंट्स की हेल्प से डेवलप करना है कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कच्चे माल का उत्पादन करता है, द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित किए गए कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण करता है, तृतीय क्षेत्र क्या करता है, दोनों को सहायता करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, कपास उत्पादन हुआ, ये प्राथमिक क्षेत्र की बात है। कपास से फिर वस्त्र बन जाते हैं, द्वितीय क्षेत्र की बात है। वस्त्रों को फिर बाजार में पहुंचाना होता है तो उसके लिए परिवहन चाहिए, तृतीय क्षेत्र की बात है। कपास उत्पादन के लिए देखो बैंकों की भी भूमिका होती है। बैंकों से किसानों को निवेश के लिए लोन चाहिए होता है, ऋण चाहिए होता है, तो बैंक जो है तृतीय क्षेत्र है लेकिन वो किसानों को लोन उपलब्ध करवाते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को वृद्धि करने में वो सहायता करते हैं। वैसे ही जैसे विनिर्माण क्षेत्र है तो बैंक जो है उद्योगपतियों को भी लोन उपलब्ध करवाते हैं, तो उनको हेल्प करते हैं। ऐसे ही कृषि को मॉडर्न करने के लिए कैसे क्या तरह तरह के औजारों की जरूरत है, तो जो द्वितीय सेक्टर है वो क्या करेगा, ऐसी चीज़ें बनाएगा। जैसे कि आज ट्रैक्टर हैं, बहुत सारे औजार हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, उनकी सहायता से जो कृषि है वो क्या हो गई है, आधुनिक हो गई है, मॉडर्न हो गई है। तो प्राथमिक क्षेत्र को ज़्यादा उत्पादन करने में सहायता करता है। ऐसे ही प्राथमिक क्षेत्र अगर नहीं होगा तो द्वितीय क्षेत्र को कच्चा माल ही उपलब्ध नहीं होगा, तो उसका जो अस्तित्व है वही खतरे में पड़ जाएगा। तृतीय क्षेत्र नहीं होगा तो कैसे कपास जो है वो बाजार में पहुंचेगी, कैसे बैंकों के बिना लोन मिलेगा, कैसे जो वस्त्र हैं वो फिर बाजार में पहुंचेंगे, परिवहन की और संचार, सूचना प्रौद्योगिकी की, इन सब चीज़ों की जो तृतीय क्षेत्र की चीज़ें हैं इनकी भी जरूरत जो है उत्पादन में पड़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों सेक्टर जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अकेले का किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। और इसी तरह से अगर एक सेक्टर का विकास होता है, प्राथमिक सेक्टर या द्वितीय सेक्टर या तृतीय सेक्टर का, तो एक का विकास होता है तो दूसरों का भी विकास उनके साथ साथ ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, जीडीपी की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, तो इसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है, एक वर्ष में तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का जोड़ होता है, उसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। जैसे कि हम पिछले पेज पर चलते हैं, बात कर रहे थे कि ये प्राथमिक सेक्टर है, इसने एक साल में कितना उत्पादन किया, दूसरे सेक्टर ने, द्वितीय क्षेत्र ने एक साल में कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया, तृतीय क्षेत्र ने कितनी सेवाओं का उत्पादन किया, उनकी बाजार में रुपयों में उनका क्या मूल्य है, उन तीनों का जो जोड़ होता है वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या होता है, अंतिम वस्तुओं को जोड़ा जाता है। अब अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे कपास से फिर धागा बन गया, धागे से कपड़ा बना, कपड़े से शर्ट बन गई। तो इसमें क्या, जो शर्ट है वो अंतिम वस्तु है, ये जो धागा और कपड़ा है इनको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। तो अब इसमें हमने क्या करना है, केवल शर्ट का जो बाजार मूल्य है, मान लीजिए ये 2000 रुपये की है या 1000 रुपये की है, तो हमने केवल इसको जोड़ना होता है। ऐसे ही जैसे गेहूं से आटा, आटे से बिस्किट, तो बिस्किट अगर बाजार में आया, बिस्किट अगर उपभोग किया जाएगा उपभोक्ताओं द्वारा, तो बिस्किट अंतिम वस्तु है। इसमें हमने फिर आटे की कीमत जो है या गेहूं की कीमत शामिल नहीं करनी होती। अंतिम वस्तु वो होती है जो अंत में उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल कर ली जाती है। अब जैसे इसमें कपास मान लीजिए 100 रुपये की है, तो कपास से जब धागा बना तो मूल्य वृद्धि हो गई, वो 150 रुपये का धागा बन गया। फिर धागे से जब कपड़ा बना तो वो 200 रुपये का हो गया, 50 रुपये और मूल्य वृद्धि हो गई। कपड़े से जब शर्ट बनी तो वो फिर 500 रुपये की हो गई। तो अब हम जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना करेंगे तो केवल 500 रुपये की गणना करेंगे।
ये 100, 150 और 200 इनकी गणना नहीं करते हैं। या दूसरा तरीका क्या होता है कि प्राथमिक वस्तु की गणना करो प्लस केवल मूल्यवृद्धि जोड़ो। जैसे यहाँ पर 50 रुपये मूल्यवृद्धि हो गई, यहाँ पर फिर 50 रुपये मूल्यवृद्धि हो गई, यहाँ पर फिर 300 रुपये मूल्यवृद्धि हो गई, तो 100 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 300, तो फिर भी 500 आएगा। तो इस तरह हमने सकल घरेलू उत्पाद में केवल अंतिम वस्तुओं का जोड़ करना होता है। इसमें क्या है, दोहरी गणना की समस्या। अगर हम जैसे इसको भी जोड़ लें, इसको भी जोड़ लें, इसको भी जोड़ लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 100, 150, 200, ये हो गया 450 और 500, 950। तो यानी वास्तविक उत्पादन तो केवल 500 रुपये है, लेकिन अगर हम इनको 2 बार जोड़ लेंगे तो ये दिखाएगा 950। तो हमारी वो जीडीपी है वैसे ही बड़ी दिखने लगेगी। तो हमें क्या करना होता है, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए हमने क्या करना है, केवल अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य है वो जोड़ना होता है। अगला टॉपिक है बेरोजगारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। बेरोजगार क्या होता है कि आमतौर पर देखो, शब्द से ही स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के पास रोजगार का ना होना। अगर उसकी डेफिनेशन को और बढ़िया से बताना हो तो आपको 2-3 बातें जोड़ देनी है कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम को करने की इच्छुक है और वो योग्य है और उसे वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है, तो हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति बेरोजगार है। इसी में एक टर्म आती है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार क्या होता है, कम समय के लिए कार्य मिलना। यानी जैसे कि गांव में जो मजदूर होते हैं उनको क्या है कि पूरा साल काम नहीं मिलता, या जैसे शहरों में भी जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, कैजुअल जो लेबरर होते हैं, उनको रोजाना काम नहीं मिलता। जरूर तो उनको रोजाना होती है, तो इसलिए उनको जैसे मान लीजिए एक महीने में 15 दिन काम मिला या 20 दिन काम मिला, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो पूर्ण रोजगार है। उस तरह को हम अल्प रोजगार उस स्थिति को बोलते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। कई बार 1 नंबर के लिए भी ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न शब्द का मतलब ही होता है छिपा हुआ होना, डिस्गाइज होना। तो किसी काम में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का लगा होना, तो इस ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। यानी कोई काम है, उसको करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन 8 लोग लगे हुए हैं। तो देखने में तो लगेगा कि 8 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि उन अतिरिक्त 3 लोगों को हटा भी लिया जाए तो भी वो काम वैसे ही होता रहेगा जैसे पहले हो रहा था। तो यानी वो 3 लोग जो हैं वो क्या हैं, छुपे हुए बेरोजगार हैं। उदाहरण देके आप बता सकते हो, जैसे कि 5 एकड़ जमीन है, 3 व्यक्ति हैं, 2 लाख रुपए का उत्पादन होता है। 5 एकड़ जमीन पे जब 4 व्यक्ति लग जाते हैं तो 2.5 लाख रुपए का उत्पादन। यानी इस व्यक्ति की यहाँ इंपॉर्टेंस है, इसने उत्पादन को बढ़ाया है। फिर अगर 5 एकड़ जमीन है, 5 व्यक्ति हैं, फिर भी 2.5 लाख रुपए का उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब इस 5वें व्यक्ति की जरूरत नहीं है। फिर अगर छठा व्यक्ति भी लग जाए तो भी 2.5 लाख रुपए उत्पादन है। इसका मतलब ये 5वें और 6वें नंबर का जो व्यक्ति है, ये अगर खेत में काम कर रहे होंगे, 6 व्यक्तियों का कोई परिवार है और वो अपनी ज़मीन में काम कर रहे हैं, तो वो सारे काम करेंगे। तो अब वो क्या करेंगे, इन लोगों की जो मेहनत है वो बंटा लेते हैं, तो इनको कम काम करना पड़ता है और उत्पादन उतना ही रह जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में केवल काम करने के लिए 4 ही व्यक्तियों की जरूरत है, 6 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो वो 2 व्यक्ति क्या हैं, छुपे हुए बेरोजगार हैं। और इस तरह की स्थिति को छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। आमतौर पर जो ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में इस तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगला टॉपिक है संगठित व असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। सिंपल सा टॉपिक है। संगठित क्षेत्र जो आमतौर पर सरकारी नौकरियां होती हैं या जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं, लिमिटेड प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वहाँ जो वो संगठित क्षेत्र होता है। और जो कैजुअल खेतों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, वो असंगठित क्षेत्र होता है। तो इसमें क्या होता है, रोजगार नियत होता है, काम के निश्चित घंटे होते हैं, ये सरकार के नियंत्रण में होता है, सरकार के कायदे कानून नियम कानून यहाँ लगते हैं, वेतन भत्ते होते हैं, छुट्टियाँ मिलती हैं, तो तरह तरह की सुविधाएं संगठित क्षेत्र में होती हैं। वहीं पर असंगठित क्षेत्र में रोजगार अनियत होता है, काम के घंटे निश्चित नहीं होते। जब पीक सीजन होता है तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोई शहरों में दुकानें हैं तो वहाँ दिवाली के टाइम में बहुत लेट नाइट तक उनको काम करना पड़ता है वर्कर्स को। इन पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है, और वेतन भत्ते जो हैं इनके अनिश्चित होते हैं। इनको वेतन भत्ते जो हैं वो कम मिलते हैं, इनका शोषण किया जाता है। तो इसमें श्रमिकों को संरक्षण दिया जाता है, यहाँ पर श्रमिकों का शोषण होता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स में आपको इनका अंतर बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। तो आजकल क्या है कि लोग जो हैं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को छोड़ करके तृतीय क्षेत्र की ओर जो जा रहे हैं, इसका महत्व कैसे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है तो बुनियादी सेवाओं में वृद्धि होती है। जब जैसे जैसे लोगों का आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, लोगों की आमदनी बढ़ती है, तो वो क्या तरह तरह की सुविधाओं की मांग करते हैं, तो उनके लिए बुनियादी सेवाओं में वृद्धि की जाती है। तो इस तरह से जब बुनियादी सेवाएं बढ़ती हैं तो फिर तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता है। कृषि व उद्योगों का विकास, देखिए हम पहले भी पढ़ रहे थे, कृषि और उद्योगों, ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीय क्षेत्र है।
तीनों सेक्टर जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो कृषि का विकास होगा, उद्योगों का विकास होगा, इन दोनों का जब विकास होगा तो तीसरे सेक्टर का भी विकास होगा, क्योंकि इन दोनों के विकास के साथ ही तीसरा सेक्टर भी जुड़ा हुआ है। ये जब आगे बढ़ेंगे तो उनका भी विकास होगा। लोगों की जैसे आय में वृद्धि होती है तो लोग सेवाओं की मांग करते हैं। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वो ज़्यादा सर्विसेज की डिमांड करते हैं, अच्छी शिक्षा उनको चाहिए होती है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स की मांग करते हैं, परिवहन की अच्छी सेवाएं उनको चाहिए, संचार प्रौद्योगिकी उनको बढ़िया चाहिए, मनोरंजन के साधनों की वो डिमांड करते हैं। तो इन सब से क्या होता है, तीसरे सेक्टर का जो महत्व है वो बढ़ता है। इसके साथ साथ ही पिछले कुछ वर्षों से क्या हो रहा है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है और इसने भी क्या किया है, तीसरे सेक्टर की इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इन 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आपको अपना उत्तर इसमें लिखना है। अगला टॉपिक है अतिरिक्त रोजगार सृजन के तरीके। हालांकि बहुत ही कॉमन सी बात है, एक बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में कि भाई बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे जनरेट किया जाए, ज़्यादा रोजगार कैसे पैदा हो। तो तरह तरह की विकास परियोजनाएं चलाई जाएं ताकि लोगों को काम मिले, लोगों के कौशल का विकास हो। लोगों को बेरोजगारी की समस्या का सामना तब करना पड़ता है जब उनमें स्किल नहीं होती है। जो कैजुअल लेबरर हैं उनकी मांग कम है। आज भी क्या है, हमारे देश में भी और दुनिया भर में जो कुशल लोग हैं उनकी बहुत डिमांड है, वहाँ बेरोजगारी नहीं है। तो अगर कौशल विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ढांचागत विकास यानी हम जब रेलवे लाइन बिछाएंगे, उद्योग धंधे जब लगेंगे, सड़कें बनेंगी, बांध बनेंगे, तो वहाँ पर लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो इससे रोजगार पैदा होता है। लोगों को सस्ते ऋण अगर उपलब्ध होंगे तो लोग क्या करेंगे, उन ऋणों की सहायता से स्वरोजगार शुरू करेंगे, खुद का वो काम भी शुरू करेंगे। तो इसलिए वर्तमान में भी सरकार क्या है, लोगों को सस्ते ऋण उपलब्ध करवाने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोन दे रही है, तो इससे भी रोजगार पैदा होता है। और इसके सबसे बड़ी बात क्या है, रोजगार परक शिक्षा प्रणाली। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली है वो रोजगार परक हो, उसमें बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो जब स्कूलों और कॉलेजों से बाहर निकलें तो उनके पास कोई कौशल हो, उनमें कोई इस तरह की टेक्निक, इस तरह की स्किल उनमें हो, तो वो क्या है, बेरोजगार नहीं होंगे। तो ये तरीके हैं जिनसे कि इसके अलावा इनसे रिलेवेंट और कोई भी पॉइंट है वो भी आप अपने इसमें उत्तर में लिख सकते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा। वर्तमान में इसको मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है। 2005 में अगस्त में ये लागू इसके लिए बिल पास हुआ था। 2006 में फरवरी के महीने में इसको लागू कर दिया गया। इसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी होती है। पहले 200 पिछड़े जिलों में इसको लागू किया गया था, फिर पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। इसमें 1/3 जो सीट्स हैं, जो काम है, वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। इसमें ये भी प्रोविज़न है कि अगर स्पेसिफिक टाइम के अंदर लोगों को काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए शुरू किया गया है और इसने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने में काफ़ी जो सहायता है वो उपलब्ध करवाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को इसने कम किया है। तो ये 3 नंबर के लिए कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इन पॉइंट से आपको इनका अपना उत्तर लिखना है। अब हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होता है, मुद्रा और साख। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। जब मुद्रा नहीं थी तो मुद्रा से पहले विनिमय कैसे होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेन देन होता था, उसको बार्टर प्रणाली बोलते थे। बार्टर प्रणाली में एक समस्या थी। समस्या क्या थी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यानी मुझे पेन चाहिए और मेरे पास क्या है, गेहूं है। तो अब मुझे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो गेहूं खरीदना चाहता हो, ये पहला संयोग है, और वो पेन बेचता हो, ये दूसरा संयोग है। तो इस तरह से 2 आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत है। यानी बाजार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गेहूं खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास पेन नहीं है, तो मेरी समस्या का हल नहीं हुआ। या फिर जिनके पास बाजार में ऐसे लोग हैं जो पेन दे रहे हैं लेकिन उनको गेहूं की जरूरत नहीं है, तो भी मेरी समस्या का हल नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस तरह की समस्या को बोलते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। और मुद्रा ने क्या कर दिया, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समाप्त कर दिया। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, करेंसी या कागज के जो नोट हैं, सिक्के हैं, ये मुद्रा का आधुनिक रूप है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो करेंसी जो है, कागज के नोट जो है वो जारी करने का काम करता है। भारत के जो बैंकिंग सिस्टम पर निगरानी करने का काम भी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। मुद्रा के आधुनिक रूप में आजकल जो चेक हैं वो भी मुद्रा का आधुनिक रूप है। ये एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है, मांग जमा क्या होती है। बैंकों में जो जमा धन होता है जिसको बैंक से किसी भी वक्त निकालने की सुविधा होती है, कभी भी मैं अपना पैसा उस बैंक से निकाल सकता हूँ, उसको मांग जमा बोलते हैं।
और मांग जमा हमें एक सुविधा प्रदान करती है, चेक की सुविधा। यानी अगर खाते में मेरा पैसा जमा है तो मैं बिना पैसे का लेन देन किए ही अपनी भुगतान कर सकता हूँ। तो किस माध्यम से करता हूँ? एक चेक के माध्यम से करता हूँ। चेक क्या होता है? एक कागज का टुकड़ा होता है जिस पर कोई जिस व्यक्ति का जो व्यक्ति खाता धारक है, जिसका बैंक में पैसा जमा है, वो उस चेक के माध्यम से बैंक को ये निर्देश देता है कि इतना अमाउंट, इतनी रकम किसी जिस व्यक्ति का नाम उस चेक पर लिखा होता है, उस व्यक्ति को प्रदान कर दिया जाए। तो बैंक उस चेक को रखता है और फिर वो उतने पैसे जो हैं उस दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से वास्तव में मुद्रा का प्रयोग किए बिना ही क्या हो जाता है? लेन देन हो जाता है। तो ये चेक की सुविधा होती है। तो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को रकम की अदायगी कर दी जाती है। चेक जो है वो मुद्रा का ही एक रूप है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां क्या होती है। तो बैंक जो है वो क्या करते हैं? एक तरफ जो होते हैं वो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है, एक तरफ वो लोग होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है। तो इनके बीच बैंक एक मध्यस्थ का काम करता है। जो जमाकर्ता होते हैं वो बैंक में अपना धन जमा कराते हैं और बैंक उन जमाकर्ताओं को एक तो उनके धन की सुरक्षा देता है, यानी उनका पैसा बैंक में जमा हो गया तो चोरी डकैती का उनको कोई डर नहीं है। दूसरा क्या है? उनको उनके पैसे पर ब्याज मिलता है। इसी पैसे को बैंक क्या करता है? इसका एक 15% हिस्सा अपने पास रखता है। बाकी वो क्या करता है कि देश में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसा चाहिए होता है, तो उनको वो ऋण की सुविधा देता है। उनको पैसा उधार दे दिया जाता है, तो वो अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताएं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और फिर वो पैसा प्लस ब्याज सहित वो बैंक को अदायगी कर देते हैं। इन लोगों को जो बैंक है वो कम ब्याज देता है, इन लोगों से बैंक अधिक ब्याज वसूल करता है। इन दोनों का जो अंतर होता है ब्याज का, वही बैंक का प्रॉफिट होता है। तो यानी बैंक के दो काम हो गए, एक तो लाभ कमाना, प्लस केवल लाभ कमाने के लिए बैंक काम नहीं करते, जन कल्याण के लिए भी बैंक जो है काम करते हैं। आमतौर पर जो सरकारी बैंक होते हैं, सरकार की तरफ से उन पर निगरानी होती है, तो सरकार इस बात को इंश्योर करती है कि बैंक जो है वो केवल लाभ कमाने का काम ना करें, वो जन कल्याण का भी काम करें। ऐसा किस प्रकार किया जाता है कि जो आरबीआई है वो निगरानी रखता है कि बैंक केवल उन लोगों को ही पैसा उधार ना दें जो अमीर लोग हैं या जो आसानी से ऋण चुका सकते हैं। सरकार आरबीआई ये ध्यान रखती है कि बैंक जो है वो छोटे किसानों को, मजदूरों को, आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको भी जो बैंक हैं वो लोन दें। तो ये जन कल्याण का काम भी बैंक करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। साख की दो स्थितियां होती हैं, यानी जो ऋण है वो किस प्रकार का काम करता है। दो भूमिका होती है ऋण की। कई बार वो सकारात्मक भूमिका भी अदा करता है, कभी कभी क्या होता है वो नकारात्मक भूमिका अदा करता है। तो जो आमतौर पर है ये पूछा जाता है कि किस प्रकार जो बैंक है या जो ऋण है या जो साख है वो देश के विकास में सहायता करती है। तो ये सकारात्मक भूमिका होती है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस तरह से जो साख है वो व्यक्ति को ऋण जाल में फंसा देती है। तो इसमें आपको नकारात्मक भूमिका लिखनी है। तो सकारात्मक भूमिका क्या होती है? ऋण से निवेश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा मिल जाता है, लोन मिल जाता है तो बैंक से, और अब उससे फिर लोगों को लाभ होता है। जैसे किसान है वो अपनी निवेश आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो उत्पादन वृद्धि में सहायक होता है ये। अगर कोई उत्पादक है, जैसे कोई फैक्ट्री ओनर है, उद्योगपति है, तो वो कच्चे माल की व्यवस्था कर लेता है, तो इनसे उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और ब्याज सहित वो ऋण की अदायगी कर देता है। तो ऐसे जैसे कि एक जूते बनाने वाले सलीम का एग्जाम्पल जो हमारी बुक में दिया गया है कि वो लोन लेता है और उसको बहुत फ़ायदा होता है, वो कर्ज भी चुका देता है और धीरे धीरे वो एक बड़ा उद्योगपति बन जाता है। नकारात्मक भूमिका क्या होती है कि कई बार क्या होता है, बैंकों की जो ब्याज दर है वो हालांकि सरकार की निगरानी में होती है, लेकिन फिर क्या होता है कि कई बार प्राकृतिक आपदा या जोखिम वाली स्थिति आ जाती है। यानी अगर फसल अच्छी नहीं होती है, जैसे कि उसमें सपना का एग्जाम्पल दिया गया है कि सपना भी लोन लेती है, उसकी फसल अच्छी नहीं होती है, प्राकृतिक प्रकोप आ जाता है, यानी सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए या फिर कीटों का प्रकोप हो जाए, तो या जोखिम वाली स्थितियों में उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो फिर वो व्यक्ति जो ऋण जाल में फंस जाता है, कर्ज जाल में फंस जाता है, फिर उसको दोबारा लोन लेना पड़ता है और वो अपना उस जो ब्याज है, ब्याज चुकाने में ही उसका जो उत्पादन है वो जाता रहता है और उसको अंत में फिर अपनी दुकान, मकान या ज़मीन जो है वो बेच देना पड़ती है। तो ये नकारात्मक भूमिका होती है। और अगर आपसे सकारात्मक भूमिका पूछे कि बैंक किस तरह से या लोन जो है या जो साख है वो किस तरह से देश के विकास में मदद करती है, तो इससे क्या होता है, लोग अपनी निवेश आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उत्पादन में वृद्धि में सहायता मिलती है, कच्चे माल की व्यवस्था वो कर पाते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि जो उधार है तो उससे वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से वो व्यक्ति के विकास में, देश के आर्थिक विकास में सहायता करता है।
अगला टॉपिक है ऋण की शर्तें। जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो कुछ शर्तें होती हैं, वो पहले से डिसाइड कर ली जाती हैं, तो इनको ऋण की शर्तें बोलते हैं। जैसे कि ब्याज दर क्या होगी, ऋणाधार क्या होता है, यानी बैंक जब पैसा देता है तो वो इस बात की गारंटी लेता है कि अगर जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति है, अगर वो पैसा नहीं लौटाएगा तो बैंक अपना पैसा पूरा कहाँ से करेगा। तो उसके बदले में उसको अपनी ज़मीन के कागज़ देना या दुकान के कागज़ देना या कोई सोना गिरवी रखना या अपनी नौकरी के कागजात देना, तो वो ऋणाधार का काम करते हैं, तो उसको ऋणाधार बोलते हैं। आवश्यक कागजात, इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंटेशन है और भुगतान के तरीके, ये चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाती हैं, तो इनको ऋण की शर्तें बोलते हैं। ऋण के जो स्रोत होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक स्रोतों में आते हैं बैंक, सहकारी समितियां, ये आरबीआई की निगरानी में होते हैं। इनकी ब्याज दर निश्चित होती है, ये सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करवाते हैं। वसूली का इनका एक निश्चित तरीका होता है। ये जन कल्याण के लिए काम करते हैं। आमतौर पर शिक्षित, अमीर वर्ग, उद्योगपति औपचारिक स्रोतों से लोन लेते हैं। वहीं अगर अनौपचारिक स्रोतों की बात करें तो इसमें जो साहूकार है, महाजन, व्यापारी, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, सगे संबंधी, ये अनौपचारिक सेक्टर में आते हैं। इन पर कोई निगरानी वाली संस्था नहीं होती है। ऊंची ब्याज दरें वसूल की जाती हैं इनके द्वारा। वसूली के नाजायज़ तरीकों का इस्तेमाल भी इनके द्वारा कई बार किया जाता है। ये कर्जदार का शोषण करते हैं। आम जन जो हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खासतौर से ऋणाधार नहीं होता है, वो अनौपचारिक तरीकों से, अनौपचारिक सोर्सेज से लोन लेते हैं और फिर वो ऋण जाल में फंस जाते हैं। तो इसीलिए कई बार यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी आता है, जैसे औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। तो देखो, ऊपर वाली जो बातें हैं ये सब इंडिकेट करती हैं, क्योंकि ये ब्याज दर सस्ती होती है, ये जन कल्याण के लिए काम करते हैं, इसलिए इनको बढ़ाने की जरूरत है। जो सस्ता ऋण उपलब्ध करवाते हैं, जन कल्याण के लिए काम करते हैं, आमदनी को बढ़ाने में सहायक होते हैं, देश के विकास में ये सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, आरबीआई की निगरानी में होते हैं, और इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता। औपचारिक स्रोतों का वो जन कल्याण के लिए काम करते हैं। तो इन 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करके आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। कई बार 3 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? स्वयं सहायता समूह ऋणाधार की समस्या का समाधान करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। 15-20 सदस्यों का एक ग्रुप होता है, वो सामूहिक बचत करते हैं। समूह से कई बार कर्ज की सुविधा भी मिल जाती है, इनकी ब्याज दर कम होती है, बैंक से ऋण के योग्य बना देती है वो इन लोगों को। जो सामूहिक बचत करने वाले लोग होते हैं 15-20 सदस्य, वो अगर लगातार बचत करते हैं तो बैंक भी उनको फिर लोन दे देता है। स्वरोजगार मिल जाता है, इसमें लोग अपने पैसे उस बचत के द्वारा रोजगार शुरू कर सकते हैं। कोई आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक बहुत बढ़िया पहल होती है। उन लोगों को आर्थिक मामले में वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, और सामाजिक विषयों पर चर्चा के लिए मंच मिल जाता है। जैसे कि कई बार औरतें, किसान या जो भी लोग हैं वो अपने सोशल इश्यूज हैं, जैसे कि दहेज प्रथा है या औरतों का कई बार घरेलू हिंसा होती है, तो उस तरह की बातें वो यहाँ पर चर्चा कर सकती हैं, या बच्चों की शिक्षा के बारे में। तो ये एक बढ़िया मंच उनको उपलब्ध हो जाता है। यहाँ से हमारा चौथा चैप्टर शुरू होता है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। विश्व अर्थव्यवस्था का आपस में जुड़ जाना, ये वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण को संभव बनाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी होती हैं? जो एक से ज़्यादा देशों में उत्पादन करती हैं। वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर होने लगता है, ये वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उत्पादन इकाई ये कहाँ लगती है? तो इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां ध्यान रखती हैं कि बाजार के निकटता, कम लागत पर कुशल श्रमिक को उनको उपलब्ध हो जाएं, सरकारी नीतियां उनके पक्ष में हों, और वो इन बातों का ध्यान रखते हैं कि उत्पादन लागत न्यूनतम हो, वहाँ पर वो अपनी उत्पादन इकाई स्थापित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण कैसे करते हैं? तो 3 तरीके हैं इनके। एक तो संयुक्त रूप से उत्पादन करना, स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर के उत्पादन करते हैं। तो स्थानीय कंपनी को क्या लाभ होता है? उससे धन मिल जाता है, तो उससे वो अपने निवेश को बढ़ा सकती है, नई नई तकनीक उनके पास आ जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि वो स्थानीय कंपनी होती है, उसकी पहले से ही बाजार में पहुंच होती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को बाजार में पहुंच मिल जाती है। दूसरा तरीका है स्थानीय कंपनियों को खरीदना। जैसे कि अमेरिका की एक कंपनी है कारगिल फूड्स, उसने भारतीय कंपनी परक फूड्स को खरीद लिया। तो इस तरीके से ये भी दूसरा तरीका है कि वो छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं, और फिर उनको एक बना बनाया बाजार, और उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। उनके प्रोडक्ट जो है पहले से ही हर घर में यूज हो रहे होते हैं, और मालिक उनकी कोई दूसरी कंपनी बन जाती है। तो ये भी दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका है छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना। तो कई बार क्या होती है, बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो छोटे उत्पादकों को ऑर्डर दे करके उनसे सामान बनवा लेती हैं, फिर उन पर अपना ब्रांड
टैग लगाती हैं और बाजार में बेच देती हैं। तो ये भी तरीका होता है। ये 3 तरीकों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पादन अपना दूसरे देशों में उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। तो आजकल क्या होता है, विदेशी व्यापार की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से क्या हो गया, उत्पादकों को एक विशाल बाजार मिल गया है। भारत का उत्पादक भी दुनिया भर में अपना सामान बेच सकता है। ग्राहकों को क्या फायदा हुआ है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा का लाभ मिल रहा है। उनको तरह तरह की चीज़ें, सस्ती वस्तुएं मिल रही हैं, सस्ती सेवाएं मिल रही हैं, बेहतर तकनीक मिल रही हैं और तरह तरह के विकल्प उनको मिल रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर बताया गया कि भारत में चीनी खिलौने, तो उनसे बढ़िया तकनीक के खिलौने हैं, बड़े आकर्षक खिलौने हैं। तो भारतीय बाजार में अगर वो मिलते हैं तो ग्राहकों को अच्छे आकर्षक खिलौने सस्ते दाम में मिल जाते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। 1 नंबर के लिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रौद्योगिकी जो है वो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारक है। प्रौद्योगिकी में संचार प्रौद्योगिकी और परिवहन प्रौद्योगिकी। संचार प्रौद्योगिकी से जो उत्पादक हैं उनको बाजार के बारे में पता चलता है, बाजार में किन चीज़ों की मांग है उनका पता चलता है, और परिवहन से वो तीव्र आपूर्ति को संबंध बना पाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया हमारी बुक में, लंदन की मैगजीन का भारत में उत्पादन। तो वो एक प्रौद्योगिकी का ही एग्जाम्पल है कि किस तरह से लंदन की एक कंपनी है, वो संचार के माध्यम से उसको पता चलता है कि भारत में सस्ते पैसे में वो कैसे मैगजीन उपलब्ध करवा सकती है। उनका जो कम्युनिकेशन है वो सारा तकनीक की वजह से होता है। उनको सैंपल मिलता है और फिर परिवहन की हेल्प से उनके पास वो तैयार होकर के पहुंच जाते हैं और फिर वो संचार टेक्निक के माध्यम से उनको पैसे की आपूर्ति हो जाती है। तो इस तरह से एग्जाम्पल देके आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, ये क्या है? उदारीकरण का मतलब होता है सरकार द्वारा अवरोधों व प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। उदारीकरण जब होता है तो सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप में कमी आ जाती है। सरकारी नियंत्रण क्या होता है? सरकारी नियंत्रण होता है व्यापार अवरोधक। सरकार क्या करती है, आयात पर कर लगाती है या फिर कोटा निर्धारित कर देती है। इन तरीकों से वो क्या करते हैं, व्यापार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जैसे चीनी खिलौने का एग्जांपल देखिए, हम फिर देखते हैं कि अगर चीनी खिलौनों पर बहुत ज़्यादा आयात कर लगा दिया जाए तो खिलौने भारत में महंगे हो जाएंगे तो वो कम बिकेंगे। कोटा क्या होता है, इस एक सीमा फिक्स कर दी जाती है, जैसे कि भाई 1 करोड़ रुपए के खिलौने ही आ सकते हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ के उत्पादकों को फायदा भी हो जाता है, उनको ज़्यादा कंपटीशन भी फेस नहीं करना पड़ता, और जो ग्राहक हैं उनको भी फायदा हो जाता है, उनको तरह तरह के जो विकल्प हैं वो मिल जाते हैं। तो सरकार चाहती है कि हमारे जो लघु उद्योग हैं या हमारे जो उत्पादक हैं उनको संरक्षण देने के लिए सरकार क्या करती है, इस तरह के जो हथकंडे हैं, इस तरह की जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करती है। तो इसका उद्देश्य क्या है, देसी उद्योगों व उत्पादकों को संरक्षण देना। भारत ने भी आज़ादी के बाद इसको अपनाया था, क्योंकि शुरुआत में भारतीय जो उत्पादक थे वो इस स्तर पर नहीं थे कि वो विश्व बाजार का सामना कर सकें। 1991 में भारत ने क्या किया, उदारीकरण को अपनाया और तरह तरह के जो व्यापार अवरोधक थे उनको हटा दिया था। अगला टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। देशों के बीच मुक्त व्यापार पर यह जोर देता है, उदारीकरण के पक्ष में है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक उदार बनाना इसका उद्देश्य है। 1 जनवरी 1995 में स्थापित किया गया। वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य हैं। कई बार इसके सदस्यों की संख्या पूछ ली जाती है। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है। इसके 2 तरह के प्रभाव हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, खासतौर से शहरी और अमीर उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। उनको अधिक विकल्प मिले हैं, जैसे कि हम चीनी खिलौनों का बात कर रहे थे कि वैश्वीकरण की वजह से वो भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं, तो ज़्यादा वैरायटी जो है वो ग्राहकों को मिल पाती है। कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाली चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। लोगों का जीवन स्तर उच्च हो गया है वैश्वीकरण की वजह से। तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो भारतीय बाजार में, विश्व भर के बाजार में उपलब्ध हैं। स्थानीय कंपनियों को लाभ होता है, वो बेहतर तकनीक उनके पास आ जाती है, काम करने के उनको ज़्यादा अवसर उपलब्ध होते हैं। स्थानीय कंपनियों को एक मौका मिलता है कि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में अपना विस्तार कर पाती हैं। इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, तो रोजगार सृजन भी इससे होता है। नकारात्मक पक्ष की अगर बात करें तो जो छोटी कंपनियां होती हैं उनको अगर उच्च प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है तो इसमें वो फेल हो जाती हैं और वो यूनिट्स, उनकी कंपनियां बंद हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, जो वैश्वीकरण में क्या होता है, बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो हर देश को ये मजबूर करती हैं कि उनके जो श्रम कानून हैं उनमें वो लचीलेपन को पसंद करती हैं, वो श्रमिकों का शोषण करती है। इससे बेरोजगारी भी आती है, क्योंकि अगर ये छोटी कंपनियां बंद हो जाती हैं तो उनमें जो जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, या फिर इसमें रोजगार अनिश्चित होता है। जब उनको काम की जरूरत होती है तभी वो श्रमिकों को अपने काम पर रखते हैं। फिक्स रोजगार, फिक्स एम्प्लॉयमेंट, इसमें परमानेंट रोजगार इसमें नहीं मिलता है।
तो यानी आज जो जरूरत है वो न्याय संगत वैश्वीकरण की है। न्याय संगत वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का वो स्तर जिसमें सभी वर्गों को समान लाभ पहुंचे। जैसे कि हम बात कर रहे थे वैश्वीकरण के प्रभाव की, तो वैश्वीकरण के प्रभाव में हमने देखा कि जो वैश्वीकरण का फायदा है वो किसको हुआ है? शहरी और अमीर उपभोक्ताओं को हुआ है। आम और गरीब उपभोक्ता हैं या जो छोटे कंपनियों के जो मालिक हैं उनको उनका नुकसान हुआ है। तो वैश्वीकरण, न्याय संगत वैश्वीकरण तब होगा जब सभी को बराबर का फायदा मिले, चाहे वो छोटी कंपनियां हों या बड़े उत्पादक हों, व्यवसायी हों या मजदूर हों, विकसित देश हो, विकासशील हो या अल्प विकसित देश हो। और इसमें श्रमिकों का संरक्षण हो, श्रमिकों को भी उनका हक मिले, लाभ में बराबर की भागीदारी अगर होगी तो हम कहेंगे कि जो वैश्वीकरण है वो न्याय संगत है। ये हमारा अर्थशास्त्र की इस किताब का लास्ट चैप्टर है, उपभोक्ता अधिकार। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। बाजार में उपभोक्ता, आमतौर पर उपभोक्ता की स्थिति कमज़ोर होती है। कमज़ोर क्यों होता है? क्योंकि उपभोक्ता बिखरे हुए होते हैं, उनमें जागरूकता का अभाव होता है। इन सब कारणों से उपभोक्ताओं को संरक्षण की जरूरत होती है और संरक्षण के लिए बाजार में नियम और कानून बनाए जाते हैं। उपभोक्ता शोषण के तरीके क्या हैं? उपभोक्ताओं का शोषण होता कैसे है? कम वजन तोलना, मिलावटी वस्तुएं देना, गलत सूचना देना, एक्सपायरी डेट की वस्तुओं को बेचना या कालाबाजारी, ये तरीके हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ये उपभोक्ता शोषण के तरीके हैं। उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। उपभोक्ता जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए बहुत सारे उपभोक्ता दल बनाए गए। 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये बनाया गया। और अब उपभोक्ताओं के अधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है। उपभोक्ताओं के बाजार में क्या क्या अधिकार होते हैं? तो उपभोक्ताओं का अधिकार है, उपभोक्ता को सूचना पाने का अधिकार है। तो आजकल ये अधिकार उपलब्ध है। वस्तु के अवयव जो हैं, आज जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं। उसके मूल्य, जो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो उस पर लिखा रहता है। बैच संख्या, उसके निर्माण की तारीख, उसके खराब होने की अंतिम तिथि और उचित उपयोग बारे निर्देश। जैसे आप बाजार से कोई दवा खरीदते हो, उस पर लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, या इसको कहाँ स्टोर करके रखना है। ये सब चीज़ें जो है उपभोक्ता के अधिकार हैं, उनको सूचना पाने का अधिकार है। दूसरा है चुनने का अधिकार। जिस वस्तु को उपभोक्ता खरीदना चाहे केवल वही वस्तु खरीदने का अधिकार उपभोक्ता को मिलना चाहिए। ये उपभोक्ता के चुनने का अधिकार है। जैसे कि कई बार आपने देखा है गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा भी लेना अनिवार्य कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर एक दुकानदार है, वो कहे कि अगर आपको गैस कनेक्शन लेना है तो आपको भी चूल्हा भी साथ में लेना पड़ेगा। या कोई दुकानदार बोले कि आपको अगर टूथपेस्ट खरीदनी है तो आपको टूथब्रश भी साथ में लेना पड़ेगा। तो इस तरह की अगर चीज़ है तो यानी उपभोक्ता के चुनने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। या जैसे मान लीजिए आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, आपने 1 महीने पढ़ाई की और 1 महीने पढ़ाई के बाद आपने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ना चाहा, तो आपका अधिकार है कि आप उसको केवल 1 ही महीने की फ़ीस दें। अगर वो आपसे पूरे साल की या 4 महीने की फ़ीस लेता है तो भी आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन होता है। अगला अधिकार है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। विक्रेता या उत्पादक द्वारा अगर ग्राहक को, उपभोक्ता को क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इसके लिए जो उपभोक्ता हैं वो उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं। यहाँ से भी कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपका 1 करोड़ रुपए तक का दावा है तो आपको जिला स्तर की अदालत में जाना होता है। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का दावा है तो आपको राज्य स्तर की अदालत में जाना होता है। 10 करोड़ से ऊपर का अगर आपको दावा है तो आपको केंद्र स्तर की जो उपभोक्ता अदालत है उसमें जाना होता है। अगला अधिकार है प्रतिनिधित्व का अधिकार। यानी आप उपभोक्ता न्यायालय के माध्यम से आप जो है अपनी बात रख सकते हो, तो ये प्रतिनिधित्व का अधिकार आपको मिलता है। फिर है उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए आजकल बहुत सारा प्रचार चल रहा है। टीवी में जागो ग्राहक जागो करके ऐड आती है। तरह तरह की उसमें बातें उपभोक्ताओं को समझाई जाती है कि आप मोल भाव कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट की चीज़ें आपको नहीं लेनी है, आप जो है चीज़ों को देख कर ही खरीदें, बिल उसका लेना ज़रूरी है आपके लिए। और ISI, एग मार्क और हॉलमार्क, ये निशान हैं जो उपभोक्ताओं को पता होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर ISI का निशान होता है। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कई बार। एग मार्क का निशान खाद्य पदार्थों पर होता है और हॉलमार्क का निशान सोने की शुद्धता की गारंटी होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था, जो 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था। विश्व उपभोक्ता दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था, ये हमारी पूरी इकोनॉमिक्स की बुक थी, एक ही वीडियो में हमने पूरी कर दी है। इसको अच्छे से देखिएगा, बार बार इसको समझिएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लगभग सभी क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको मेरे चैनल पर चारों बुक्स के जो इस तरह के वीडियो हैं वो मिलेंगे। अगर आप चारों वीडियो देख करके जाओगे तो पूरा पेपर गारंटी शुदा यहीं से आएगा।